back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Dayma. Welcome you all. आज की वीडियो है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के एफॉरिज्म नंबर 159 एंड 160 के बारे में. आई रियली होप आप एंजॉय करेंगे. 158 तक जो है मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप चेकआउट कर लीजिएगा. वो है होम्योपैथिक एग्रावेशन के लिए. और आज भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. होम्योपैथिक एग्रावेशन के बारे में पढ़ेंगे एफॉरिज्म नंबर 159 एंड 160 में. आई होप आप पूरी वीडियो देखेंगे अगर आपको अच्छे से एफॉरिज्म समझने हैं, और लाइक कर देंगे वीडियो को, शेयर कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को. थैंक यू सो मच, आप इतना सारा प्यार दे रहे हैं और वीडियोस को इतना टाइम दे रहे हैं, देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं. आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है. ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के साथ साथ मैं दो इम्पोर्टेंट सीरीज की तरह से अपलोड करने वाली हूँ, जिसमें जिन भी लोगों को एसिड ग्रुप की जो भी मेडिसिन है उन्हें पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, उसे मैं बहुत अच्छे से कराने वाली हूँ. होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका के एसिड ग्रुप के मेडिसिन एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यू रेमेडीज, जो हमारी शूजलर्स की 12 टिश्यू रेमेडीज है, उसकी एक सेपरेट सीरीज भी जल्दी आने वाली है. आई होप मैं जो भी कंटेंट आपके लिए लेकर आ रही हूँ आप उसे जरूर पसंद करेंगे. जो थोड़ा बहुत मेरा नॉलेज है, जो थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ, आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ. प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड and shower your blessings. So let's get started. Aphorism number 159 says, the smaller the dose of the homeopathic remedy is, so much the slighter and shorter is this apparent increase of the disease during the first hours. It is very simple. हमने 158 एफॉरिज्म में पढ़ा था कि होम्योपैथिक मेडिसिन दिया, एक सिमिलर मेडिसिन दिया, फर्स्ट फ्यू आवर्स के लिए थोड़ा सा जो इंक्रीज होता है सिम्टम्स का, वही होम्योपैथिक एग्रावेशन है. अब वो कम और ज्यादा कब होगा, ये सोचने वाली बात है. तो जितनी ज्यादा डोज आप होम्योपैथिक रेमेडी की कम देंगे, उतना ही ज्यादा स्लाइट होम्योपैथिक एग्रावेशन होगा, उतना ही ज्यादा स्मॉलर ड्यूरेशन के लिए होगा. मतलब शुरुआत की जो कुछ घंटे हमने अभी तक पढ़ा, तो अगर डोज हमारी और भी ज्यादा स्मॉल होगी तो फ्यू आवर्स से फ्यू मिनट्स में आ जाएगा होम्योपैथिक एग्रावेशन का पीरियड, और इंटेंसिटी जो है सिम्टम्स की वो भी बहुत स्लाइट हो जाएगी. सो दिस इज एफॉरिज्म नंबर 159. नाउ मूव ऑन टू एफॉरिज्म नंबर 160. But as the dose of homeopathic remedy can scarcely ever be made so small, पर हम जानते हैं कि होम्योपैथिक रेमेडी की जो डोज है आप इतनी भी ज्यादा स्मॉल नहीं कर सकते that it should not be able to relieve, कि वो रिलीव ही ना करे, ओवर पावर ही ना कर पाए, इंडीड कंप्लीटली क्योर ही ना कर पाए, तो इतनी भी स्मॉल नहीं रख सकते हम डोज को. एंड annihilate the uncomplicated natural disease of not long standing that is analogous to it. यहाँ uncomplicated natural disease की बात की जा रही है. ऐसे डिजीज नहीं होने चाहिए जो कि एलोपैथिक कॉम्प्लिकेशंस की वजह से कॉम्प्लिकेट किए गए हैं. दैट मीन्स एलोपैथिक मेडिसिन या कन्वेंशनल ड्रग्स बहुत सालों से किसी व्यक्ति ने लिया है, जिससे कि नेचुरल डिजीज कॉम्प्लिकेट हो गया है. अगर ऐसे केसेस होंगे तो आप जो स्मॉलेस्ट डोज के बारे में सोच रहे हैं, वो स्मॉलेस्ट डोज आपको एक बहुत अच्छी रिकवरी या रिलीफ नहीं देगी, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है केस. बहुत समय से दवाइयों से, कन्वेंशनल मेडिसिन से डिजीज सप्रेस है, बॉडी के अंदर ही कहीं ना कहीं है. तो आप जो है उसको देने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्गर डोज चाहिए, तो आप स्मॉलर डोज देने की सोच रहे हैं कि होम्योपैथिक एग्रावेशन नहीं हो, लेकिन वो स्मॉलर डोज ऐसी भी तो होनी चाहिए ना जो कि आपके सिम्टम्स को रिलीव तो करे एटलीस्ट. वी कैन अंडरस्टैंड. अब हम समझ सकते हैं why a dose of an appropriate homeopathic medicine, एक appropriate homeopathic medicine की डोज क्यों not the very smallest possible, जो बिल्कुल very smallest possible नहीं है, does always during the first hours after its ingestion produce a perceptible homeopathic aggravation of this kind. इससे अब हम समझ सकते हैं कि अगर आपने एक appropriate, एक well selected homeopathic remedy ली, जो कि बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट पॉसिबल डोज नहीं है, तो वो हमेशा जैसे ही आपने खाया उसके फर्स्ट फ्यू आवर्स के अंदर काफी अच्छे परसेप्टेबल होम्योपैथिक एग्रावेशन इस तरह के सिम्टम्स लेकर आती है. तो उसका कारण आप समझ गए हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है. इसका फुटनोट जानते हैं. दिस एक्साल्टेशन ऑफ द मेडिसिनल सिम्टम्स, ये जो मेडिसिनल सिम्टम्स है, मेडिसिनल सिम्टम्स वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट मीन्स द होम्योपैथिक एग्रावेशन के जो सिम्टम्स आ रहे हैं, दिस एक्साल्टेशन ओवर दोज डिजीज सिम्टम्स के ऊपर, ये जो मेडिसिनल सिम्टम्स है जो कि काफी मिलते जुलते लगते हैं हमें,
क्योंकि जब फर्स्ट फ्यू आवर्स के लिए एग्रेवेशन होता है तो हमें क्या पता थोड़ी चलता है कि मेडिसिन के सिम्टम्स आ रहे हैं या नेचुरल डिजीज के सिम्टम्स आ रहे हैं, हमें तो वो सिम्टम्स वर्स होते हुए नजर आते हैं, which looks like an aggravation, जो aggravation की तरह दिख रहा है, has been observed by the physicians also, ये बाकी physicians ने भी observe किया है. When by accident they employed a homeopathic remedy, जब by accident उन्होंने homeopathic remedy दिया और उन्होंने homeopathic aggravation देखा. When a patient suffering from itch, एक patient itch से suffer कर रहा था, complains of an increase of the eruption after sulfur, sulfur देने के बाद eruption बढ़ गए. His physician who knows not the cause of this consoles him with the assurance that the itch must first come out properly before it can be cured. तो जो फिजिशियन जो जानते हैं लेकिन कारण नहीं जानते, वो कंसोल करते हैं, ये अश्योरेंस देते हैं कि इच जो है वो पहले क्योर होने के पहले थोड़ा सा बाहर आएगा. He knows not, however, that this is sulfur eruption that assume the appearance of an increase of an itch. वो ये नहीं जानते कि सल्फर का इरप्शन that assume the appearance of an increase of itch, ये सल्फर का इरप्शन है. जो वर्स हुआ सिम्टम, जो और इरप्शंस निकल आए, जो देखे गए, वो इच जो है ना, इंक्रीज इच नहीं है, वो सल्फर के इरप्शंस निकले हैं. तो जनरली फिजिशियन जो नहीं जानते कॉज के बारे में क्यों हो रहा है, वो कंसोल करते थे कि भाई जो बीमारी है वो अंदर से बाहर निकल कर आ रही है, जब उससे पहले कि वो क्योर हो उससे पहले बीमारी बाहर निकल के आ रही. नो, आपने जो सल्फर दिया वो सल्फर के इरप्शंस निकल कर आए. द फेशियल इरप्शन विच द वायला ट्राइकलर क्योर्ड, एक फेशियल इरप्शन जिसे वायोला ट्राइकलर ने क्योर किया, was aggravated by it at the commencement of its action. जब वायोला पहली बार दी गई थी तो उसके शुरुआती फ्यू आवर्स के लिए बहुत ज्यादा एग्रेवेट हो गया था, लेकिन लेटर ऑन उसी से ही क्योर भी हुआ. ये कौन कह रहे हैं? लेरॉय टेल्स अस. बट he knew not that the apparent aggravation was owing to the somewhat too large of a dose. लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उन्होंने बहुत ज्यादा लार्ज डोज दिया था जिसकी वजह से वो apparent aggravation हुआ था, which in his instance was to a certain extent. एक चीज यहाँ बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, यहाँ बात हुई है होम्योपैथिक एग्रेवेशन अगर इंटेंस है, अगर आपको दिख रहा है तो दैट मीन्स वो जो है आपने या तो लार्ज डोज दी है या फिर वो जो केस है इट इज क्रॉनिक और बहुत लंबे समय से वो एलोपैथिक या कन्वेंशनल मेडिसिन पर था. ठीक है, ये दो चीजें याद रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप एक स्मॉल डोज दे रहे हैं और एक अनकॉम्प्लिकेटेड नेचुरल डिजीज है तो फिर होम्योपैथिक एग्रेवेशन बहुत ही नेग्लिजिबल होती है. लाइसेंस क्या कहते हैं? द बार्क ऑफ द एल्म क्योर्स मोस्ट सर्टेनली, बार्क ऑफ एल्म बिल्कुल श्योरली स्किन डिजीज को ठीक कर देती है, क्योर कर देती है, जिसे कि शुरुआत के एक्शन में वो थोड़ा इंक्रीज करती है. Had he not given the bark in the monstrous doses usually in the allopathic system, क्या उन्होंने वो बहुत लार्ज डोजेस में नहीं दिया था जैसे कि एलोपैथिक सिस्टम में दिया जाता है मेडिसिन? तो क्योंकि उन्होंने वो बहुत लार्ज डोजेस में दिया था बार्क ऑफ एल्म बिल्कुल एलोपैथिक सिस्टम की तरह, दैट इज वाई उन्होंने कहा कि इंक्रीज एक्शन होता है शुरुआत के समय में. डॉक्टर हानिमैन कह रहे हैं बट इन द क्वाइट स्मॉल डोज रेक्विजिट व्हेन द मेडिसिन शो सिमिलैरिटी ऑफ सिम्टम, जब सिमिलैरिटी ऑफ सिम्टम्स आ रहे हैं, आप बहुत स्मॉल डोज दे रहे हैं, व्हेन इट इज यूज्ड होम्योपैथिकली आप यूज कर रहे हैं, ही वुड हैव इफेक्टेड अ क्योर विदाउट और ऑलमोस्ट विदाउट, वो बिल्कुल क्योर कर सकते थे बिना किसी एपरेंट इंक्रीज ऑफ डिजीज के, बिना किसी होम्योपैथिक एग्रेवेशन के. तो अब आई रियली होप यहाँ आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं कि अगर तो आपका केस जो है बहुत लंबे समय से कन्वेंशनल मेडिसिन पे है और आप बहुत स्मॉलेस्ट डोज सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं टू बी गिवन टू द पेशेंट, क्योंकि वो काम ही नहीं करेगी उतने अच्छे से, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना केस. तो आपने थोड़ा सा लार्जर डोज दिया तो होम्योपैथिक एग्रेवेशन की इंटेंसिटी भी उस हिसाब से देखने मिलेगी. अगर आपने लार्जर डोज दिया है और इंटेंसिटी ज्यादा दिख रही है तो दैट इज ये एक्सेप्टेबल है. लेकिन अगर आप होम्योपैथिकली दे रहे हैं कोई भी मेडिसिन, आप वेल सिलेक्टेड मेडिसिन दे स्मॉल डोज में दे रहे हैं, तो होम्योपैथिक एग्रेवेशन नहीं होता ज्यादा. तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना है बात को. नेक्स्ट अफॉरिज्म में हम बात करेंगे अफॉरिज्म नंबर 161 की. आई रियली होप यू एंजॉय दिस वीडियो. ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा. डॉक्टर हानिमैन हमें क्या बता रही है, सल्फर का क्या एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, और सल्फर देने के बाद इच बढ़ा तो वो इच नेचुरल इच था, डिजीज वाला इच था, या फिर सल्फर के इरप्शंस बढ़े थे.
तो ये चीज अब आप किसी को भी अगर बोलेंगे कि सल्फर दिया, खुजली बढ़ गई, तो आपकी बीमारी थोड़ी बाहर निकलेगी क्योर होने से पहले, ये स्टेटमेंट अब से आप किसी और को नहीं देंगे। हम इसके पीछे का डीप डाउन जो है केस जानेंगे, डीप डाउन उसका एनालिसिस करेंगे, क्या पोटेंसी हमने दिया है, क्या सिचुएशन था पेशेंट का, उसके बाद ही हम कोई भी स्टेटमेंट देंगे। सो आई रियली होप दैट यू एंजॉय दिस वीडियो। प्लीज स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।